टू एवरीवन। आज हम जिस किताब का रिव्यू करेंगे उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। और इस किताब की 15 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं मार्केट में। इससे आप इस बुक की डिमांड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस किताब को रिव्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इस किताब की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से मतलब इस किताब को जो कि राइट किया गया है। इस किताब के जो राइटर हैं जिनका नाम है नेपोलियन हिल्स। नेपोलियन हिल्स बेसिकली एक अमेरिकन राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने ये किताब लिखी। नेपोलियन हिल्स राइटिंग भी उन्होंने की है। उनकी जो सबसे पहली लिखी गई किताब है जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सीड। लेकिन उनको जो सबसे ज़्यादा जो कि महारत मिली, सबसे ज़्यादा जो फेम मिला वो इस किताब की बदौलत मिला जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। क्योंकि ये इस किताब ने जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और इस किताब के जो कॉन्सेप्ट हैं वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए हैं तो उनको ज़्यादा सक्सेस मिली है अपनी लाइफ में। अब आखिर उन्होंने ये किताब क्यों लिखी? क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड किताब है। ये कोई मतलब कॉन्सेप्चुअल किताब नहीं, जिस तरह से अमूमन जो किताबें होती हैं वो कोई राइटर जो होता है उनकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी होती है। लेकिन ये एक रिसर्च बेस्ड किताब है नेपोलियन हिल का। क्योंकि वो जर्नलिस्ट तो पहले ही थे। जब उनका इंटरव्यू हुआ एंड्रयू कार्नेगी के साथ, एंड्रयू कार्नेगी वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, उस वक्त का अमीर तरीन पर्सन था। जिस तरह से आज बिल गेट्स हैं या एलन मस्क कह लें, इसी तरह से एंड्रयू कार्नेगी का जब नेपोलियन से इंटरव्यू हुआ तो तकरीबन 3 आवर्स का इंटरव्यू हुआ जिसमें एंड्रयू ने मतलब जान लिया कि यार ये जो नेपोलियन है ये कोई लायक बंदा है। इसको जो कि अब कहते हैं कि ये दोनों हम सोच के बंदे थे। तो एंड्रयू ने कहा कि यार जो लोग ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में ग्रो करना पाते हैं, बजाय इसके को वो अपने जो कि एक्सपीरियंस करें। मैंने देखा है कि कई सारे लोग जो कि ख़ुद नया रास्ता अख्तियार करते हैं लेकिन उनको जो कि नाकामी मिलती है। तो आप क्यों ना इस तरह करें कि लोगों को कोई एक बुक की शेप में या किसी लोगों को एक आसान सा फार्मूला बता के दें ताकि उनको जो कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो ख़ुद को बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन लोगों की जो कि फार्मूले के यूज़ करके, इन लोगों के फार्मूले को मतलब यूज़ करके वो ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं। तो नेपोलियन ने थोड़ा सा सोच के उसके बाद हाँ कर ली एंड्रयू कार्नेगी को। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि इस काम के लिए मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के पैसे दूंगा और मैं आपको इस वक्त के जो रिचेस्ट पर्सन हैं मैं आपको उनसे मिलाने का जो कि आपको दे दूंगा। आप उनसे मिल सकते हैं उनकी। तो उस वक्त के जो 500 तकरीबन 500 जो कि उस वक्त के लोग थे उनसे इंटरव्यू किया एंड्रयू ने, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल है, ग्राहम बेल शामिल है, हेनरी फोर्ड शामिल है और उसके अलावा थॉमस एडिसन। ये इतने बड़े बड़े नाम शामिल। और अब आप इस बंदे की जुर्रत देखें नेपोलियन की कि अपनी ज़िंदगी के 25 ईयर्स, अपनी ज़िंदगी के 25 ईयर्स इस रिसर्च को दिए इन्होंने और 25 साल अपनी ज़िंदगी को सिर्फ ये रिसर्च करते रहे, जिसके बाद ये बुक बनी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। अब बेसिकली ऐसा क्या है इस बुक में? इस बुक के तकरीबन 16 चैप्टर्स हैं। अब ये 16 चैप्टर्स को हम इस तरह से कह सकते हैं कि 16 जो कि पॉइंट्स हैं इन्होंने जो देखी नेपोलियन ने उन लोगों में जो कि सक्सेसफुल लोगों में जो 16 पॉइंट्स कॉमन देखी। अब यहाँ पे उन्होंने इस बुक में उनको उन पॉइंट्स को जो कि चैप्टर्स का नाम दिया है। तो इन्होंने 25, जाहिर सी बात है इन्होंने 25 साल ज़िंदगी के जो कि इस रिसर्च के ऊपर लगाए तो ज़्यादा उनको डिटेल में जो कि इन पॉइंट्स को जो कि डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहली जो कि यहाँ पे पॉइंट आती है इस किताब में वो है डिज़ायर की। तो सबसे पहली जो कि पॉइंट है इस किताब में वो है डिज़ायर। अब ये जो लोग होते हैं इनमें डिज़ायर होती है। अब आपका सवाल होगा कि यार वो कौन सा बंदा होगा जो डिज़ायर नहीं रखता, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखता। ख्वाहिश तो हर कोई रखता है। लेकिन यहाँ पे जो कि राइटर ने इसको मज़ीद जो कि एक्सप्लेन किया है कि यार ये जो लोग होते हैं इनमें जो कि डिज़ायर तो होती है लेकिन बर्निंग डिज़ायर होती है।
जिस चीज़ की ये ख्वाहिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस जो कि हमारी ख्वाहिश को हम अचीव कर सकें। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक गाड़ी है, एक बंदे की एक गाड़ी है, एक बंदे की जो कि ख्वाहिश है एक गाड़ी लेना है, गाड़ी लेनी है। तो ये सिर्फ इसकी ख्वाहिश हो गई। लेकिन जो बर्निंग डिज़ायर हम उसे कहेंगे कि यार गाड़ी, मुझे मेरी एक ख्वाहिश है कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, लेकिन उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मुझे क्या करा जाए, क्या काम किया जाए कि मैं इस गाड़ी को ले सकूँ। और इसके अलावा यहाँ पे इस किताब में जो कि थॉमस एडिसन की एग्जांपल दी है कि आप उस बंदे की जो कोशिश देखें कि कितनी स्ट्रगल के बाद उन्होंने मतलब बल्ब को बनाया है, उसके पीछे आप उसकी स्ट्रगल को देखें जिसकी बाद उन्होंने अपने डिज़ायर को पूरा किया है। यहाँ पे जो कि राइटर ने इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि बर्निंग डिज़ायर से भी काम नहीं होगा, आपको उसके लिए 6 स्टेप्स जो कि बताए गए हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करें। जिसमें सबसे पहला नंबर 1 स्टेप्स है वो है, अगर आप कोई अपने लिए कोई इनकम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप उनको डिसाइड कर लें। स्टेप नंबर 1 आप अमाउंट डिसाइड करें कि आपको फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख अगर आप चाहते हैं तो 10 लाख आप स्टेप नंबर 1 लिख लें। और स्टेप नंबर 2, आप अगर 10 लाख चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी सर्विस देना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं उसको, अपनी जो डिज़ायर है उसको अचीव करने के लिए। और नंबर 3, डेट फिक्स कर लें। अगर आपके 10 लाख हैं तो आप 10 लाख की एक डेट फिक्स कर लें और उसी डेट पे आपको उसको लिख लें कि यार मुझे इस डेट पे ये अपनी जो कि डिज़ायर है इसको अचीव करना है। और स्टेप नंबर 4, आप एक प्लान बनाएं और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें। अब ये नहीं कोई प्लान बना के उसको छोड़ दें कि यार कल करूँगा, ऐसे नहीं, आप उसके ऊपर बिल्कुल उसी वक्त आप उस पर जो कि वर्क करना स्टार्ट कर दें। और स्टेप नंबर 5, ये जो सारे 4 स्टेप्स आपने लिखे हैं, आप इनको एक पेज पे लिख लें जितने भी आपने स्टेप्स लिखे हैं। स्टेप नंबर 6, ये बड़ा अहम स्टेप्स है। अब स्टेप इनमें से कि आपने जो स्टेप्स लिखे हैं आप सबको पढ़ते रहें। आप कोशिश करें दिन में आपको जितना मरतबा अगर टाइम मिले तो आप इनको पढ़ सकते हैं, जो कि पढ़ सकते हैं। अगर आप नींद से सुबह उठें तो आप इसको पढ़ लें, और जब भी आपको टाइम मिले पढ़ लें, क्योंकि इससे आपको उस काम के ऊपर फोकस रहेगी और उस काम आपको हर वक्त मतलब वो आपकी जहन में रहेगा कि यार मुझे ये काम करना है, ये आपको उसकी याद दिलाता रहेगा नंबर्स। और उसके बाद जो अगली पॉइंट है यहाँ पे राइटर ने बताई है वो है फेथ की। अब इन लोगों में फेथ पाई जाती है। फेथ, अगर आप सोचें, आप खुद सोचें कि एक बंदा डिज़ायर रखता है यार मुझे ये काम करना है, लेकिन वो उस काम को जब स्टार्ट करे उसको अपने ऊपर फेथ ना हो तो वो कैसे उस काम को अचीव कर सकता है। यहाँ पे राइटर ने एक और एग्जांपल दी है फेथ की। इंडियन क्या नाम है, महात्मा गांधी की एग्जांपल दी है राइटर ने, जो कि आप देखें कि महात्मा गांधी ने किस तरह से ब्रिटिश को डिफीट किया, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे। ब्रिटिश के पास इतने मॉडर्न हथियार थे, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक लाठी के ज़रिए से इनको पता था, अपने ऊपर फेथ था कि यार मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, लोगों को मुतासर कर सकता हूँ। हमारी अगली पॉइंट है वो है परसिस्टेंसी। अब परसिस्टेंसी को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस तरह से हमने डिज़ायर की बात की कि किसी काम को अगर हम करते हैं तो उसके लिए डिज़ायर होनी चाहिए, और उस जो हम काम करते हैं उसके लिए फेथ होना चाहिए। और उसके अलावा एक जो कि बहुत ही मतलब अहम तरीन बात है वो है परसिस्टेंसी। अगर किसी भी काम को हम जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, हम अगर उसके लिए अगर हम परसिस्टेंट ही नहीं होगी, हमारे पास परसिस्टेंसी नहीं होगी हमारे पास उस काम को करने के लिए, तो चांसेस हैं कि हम उस काम को जो कि छोड़ सकते हैं और वो उस काम को हम उतना कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर ने जो कि बताया कि परसिस्टेंसी बड़ी अहम है किसी भी काम को करने के लिए। उसके बाद जो कि अगली पॉइंट है वो है द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। द पावर ऑफ मास्टरमाइंड इस तरह से है कि अगर आपके इर्द गिर्द में आप जिन लोगों के साथ आप घूमते हैं, उठते बैठते हैं, तो आप उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं। अगर आप सक्सेस लोगों के साथ घूमते हैं तो चांसेस हैं कि आप भी सक्सेस हो सकते हैं, चांसेस आपकी बढ़ जाती हैं कि सक्सेस की तरफ, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं आप उनके साथ बैठते हैं उठते हैं तो आपकी सोच भी ऑटोमेटिकली उन्हीं तरह उनकी हो जाती है। आप भी मतलब
चांसेस हैं कि आप भी सक्सेस हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ घूमते हैं तो फिर यहाँ पे चांसेस आपकी नेगेटिव होने की बढ़ जाती है। यहाँ पे अब एक और पॉइंट है जिसका नाम है उसके बाद अगली पॉइंट है इमेजिनेशन की। अब इमेजिनेशन को यहाँ पे राइटर ने इस तरह से बताया कि आप जो भी इमेजिन करते हैं, जिस चीज़ को अपने माइंड में इमेजिन करते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। आपकी वैसी अगर आप जैसी अपनी थाट रखते हैं, आपके वैसे ही एक्शन हो जाते हैं। अगर आप दुनिया में कहीं भी देखें, जो चीज़ बनी हुई है, जो भी चीज़ अगर हम जितनी भी इन्वेंशन हो चुकी हैं, तो वो तकरीबन नहीं बल्कि 2 दफ़ा ही बनी है। क्योंकि कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन बनाई है, जिसने भी तो ग्रैम बेल ने टेलीफोन बाय द वे बनाई है, तो उसने सबसे पहले जो कि उसको इमेजिन किया, अपनी सोच में बनाई, उसके बाद जो कि उसने उसको फिज़िकल शेप दिया है। इमेजिनेशन के मज़ीद यहाँ पे राइटर ने 2 पार्ट बताए, एक तो सिंथेटिक इमेजिनेशन और उसके अलावा दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन इस तरह से है कि अगर कोई भी एक कारोबार है, अगर हम उसको कर रहे हैं, उसमें थोड़ी चेंज लाते हैं, उसको थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं, तो वो सिंथेटिक इमेजिनेशन कहलाएगी। जिस तरह से यहाँ पे जो कि इस किताब में जो कि हेनरी फोर्ड की एग्जांपल दी गई है कि हेनरी फोर्ड जो कि पहले घोड़ों का कारोबार किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा इसके ऊपर सोचा, इमेजिन किया और इसको जो कि चेंज किया अपनी इस बिज़नेस को। घोड़ों से वो गाड़ियों तक लेकर गए। उसके बाद वो हेनरी फोर्ड की गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे। तो ये है सिंथेटिक इमेजिनेशन। उसके अलावा क्रिएटिव इमेजिनेशन जो होती है वो बेसिकली एक किसी भी काम को स्टार्टअप करना है, नए से स्टार्टिंग से किसी भी काम करने को, जो कि क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा गया है। उसके अलावा जो कि अगली पॉइंट इस किताब में है वो है नॉलेज की। नॉलेज, अब बेसिकली नॉलेज को जो कि यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि नॉलेज जो होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और दूसरी होती है जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे जो कि राइटर ने इस तरह से बताया कि जो ये सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये चूज़ करते हैं अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को, क्योंकि ये थोड़ा लोगों से हट के सोचते हैं। और जो अब आप देखें कि जितने भी तकरीबन जो लोग होते हैं वो चूज़ करते हैं जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज का अब आप एग्जांपल देख लें, जो स्कूल वगैरह में जो कोई नॉलेज हमें पढ़ाई जाती है वो होती है हमारी जनरल नॉलेज। जिस तरह से हम मिसाल दे के चलें कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ या पाकिस्तान का किसने नाम रखा, तो ये जो होती हैं ये जनरल नॉलेज में कहलाती हैं। अब स्पेशलाइज नॉलेज क्यों ज़रूरी है, ये लोग क्यों मतलब स्पेशलाइज को प्रीफर करते हैं? क्योंकि अब आप देखें 2 डॉक्टर्स हैं, ठीक है, एक स्पेशलाइज डॉक्टर है, ठीक है, और दूसरा डॉक्टर जो है वो जनरल डॉक्टर है। तो आप खुद सोचें कि किसका जो कि रेवेन्यू ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है जो स्पेशलाइज डॉक्टर होगा, जो कि किसी भी पार्ट का जो कि डॉक्टर होगा स्पेशलाइज, या कोई सर्जन होगा, तो उसकी जाहिर सी बात है जो कि उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जनरल डॉक्टर सॉरी में पाई जाती है वो है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या है? बेसिकली जो हम अपने अंदर में जो बातें करते हैं खुद से, वो हमारी ऑटो सजेशन होती है। अब इन लोगों में जो खुद से वो बातें करते हैं, जो काम करते हैं, वो खुद ब खुद हर वक्त जो अपने आप से बातें करते हैं वो मोटिवेशन की बातें करते हैं कि यार हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसी वजह से इनके जो अंदर से मजबूती होती है इतनी, तो उसके बाद उस काम को भी हकीकत बना लेते हैं और उसको कर देते हैं उसी कॉन्फिडेंट के ज़रिए। और वहीं पे जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो जो अपने अंदर खुद को डीमोटिवेट करते हैं कि यार ये काम हम नहीं कर सकते हैं, तो अपने अंदर नो कर देते हैं खुद को, यार मैं नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर तौर पे भी फिज़िकल में भी वो फिर कोई अपना जो कि काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को अंदर से जवाब कर दिया है यार मैं नहीं कर सकता ये काम, तो वो नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो कि यहाँ पे दूसरी पॉइंट है वो है डिसीजन मेकिंग की। तो ये लोग बड़े कमाल के डिसीजन मेकर होते हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो आपकी जो लाइफ चेंज होती है वो आपके डिसीजन से चेंज होती है। अब आप यहाँ पे जिस भी सिचुएशन में हैं वो आप अपने डिसीजन की बदौलत हैं। तो इसलिए अगर आप लाइफ में आपको जब भी मौका मिले किसी डिसीजन का, तो सोच समझ के डिसीजन लें। और यही इन लोगों में पाई जाती है कि बड़ा कमाल का करते हैं ये लोग। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।